कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की रचना रसमई का मजाक। मुख्य पात्र हैं क्षेत्र मोहन, चाचा जी, सुरेंद्रनाथ, विनोदिनी और रसमई। रसमई और विनोदिनी के चरित्र में पल्लवी, महिला के चरित्र में तुली, सुरेंद्रनाथ के चरित्र में शुभम, सूत्रधार, कहानी पाठ एवं विभिन्न चरित्र में किशोर। लीजिए प्रस्तुत है रसमई का मजाक। क्षेत्रमोहन जी के 18 साल का वैवाहिक जीवन पत्नी के साथ झगड़ा करते और मनाते हुए ही बीता। ऐसी लड़ाकू पत्नी आजकल देखने को नहीं मिलती। क्षेत्रमोहन की उम्र अभी 40 है, पत्नी रसमई की 30। रसमई, ये नाम जिसने भी रखा था उसकी प्रतिभा को मानना पड़ेगा। बाकी रसों का तो पता नहीं, लेकिन यहां पर एक ही रस है, रुद्र रस। क्षेत्रमोहन बंगाल के एक कचहरी में वकालत करते हैं। हुगली में रहते हुए अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। उनका घर हुगली में नहीं है, जिले के किसी गांव में है। अभी कुछ सालों से ही हुगली में एक मकान बनाकर रहते हैं। दुख की बात यह है कि अभी तक क्षेत्रमोहन की कोई संतान नहीं है। पत्नी की जो उम्र हो गई है, अब संतान की उम्मीद भी नहीं है। बहुत दिनों से ही उनकी मौसी और बुआ सब मिलकर दूसरी शादी का अनुरोध कर रहे हैं। क्षेत्रमोहन की खुद की इच्छा भी यही है, लेकिन रसमई के डर से कभी ये बात उसके सामने कह नहीं पाए। इस बीच किसी बात पर खूब जोरदार झगड़ा करके रसमई ने क्षेत्रमोहन को 2 दिन के लिए घर से बाहर निकाल दिया और खुद भी अपने पिता के घर हाली शहर चली गई। उसके जाते ही क्षेत्रमोहन साहस करके अपने घर लौटे और ये तय किया कि फिर कभी दोबारा रसमई का मुंह नहीं देखेंगे, दूसरी शादी करेंगे और इस घर में रसमई को कभी घुसने नहीं देंगे। यहीं पर सब कुछ समाप्त। हाली शहर गांव हुगली के दूसरे तरफ है, बीच में गंगा। चौधरी पारा में रसमई के पिता का घर है। बहुत दिन हो गए उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। अब उस मकान में रसमई की विधवा दीदी विनोदिनी और उसके 2 छोटे भाई नवीन और सुबोध रहते हैं। नवीन एक कारखाने में काम करता है। सुबोध स्कूल छोड़कर घर पर बैठा है, फिलहाल कुछ करता नहीं है। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया। रसमई अब भी हाली शहर में पिता के घर बैठी है। पहले ऐसा कुछ होता था तो क्षेत्रमोहन 2-4 दिन या ज्यादा से ज्यादा सप्ताह भर में ही जोर जतन करके पत्नी को मनाकर घर ले जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और जिसके कारण रसमई चिंता में पड़ गई। पड़ोस का एक लड़का रोज नौका से गंगा पार करके हुगली स्कूल में पढ़ने जाता था। उस लड़के ने गांव में ये प्रचार कर दिया कि क्षेत्रमोहन बाबू की शादी होने वाली है। ये सुनकर रसमई की दीदी विनोदिनी उस लड़के को एक दिन शाम को घर पर बुला लाई। उसको खाने में मिठाई दिया और बोली, बाबू, हमने सुना है हमारा मोहन शादी करने वाला है। क्या ये बात सच है? हाँ, सच है। हमारे क्लास में एक लड़का पढ़ता है, सुरेश। उसी के मामा के बहन के साथ शादी तय हुई है। तुम्हें ठीक से पता है? सुरेश ने ही तो मुझे बताया है। दिन और समय भी तय हो गया। उनके मामा का नाम क्या है? नाम हरिश्चंद्र, अदालत में नौकरी करते हैं। तुम उनका मकान पहचानते हो बाबू? हाँ, बिल्कुल पहचानता हूँ। सुरेश के साथ बहुत बार गया हूँ। कितनी बड़ी है लड़की? लड़की हमारे ही उम्र की होगी, यही कोई 13-14 साल। दिखने में कैसी है? बहुत सुंदर है। अच्छा, कल हम दोनों बहनों को उस घर में ले जा पाओगे बाबू? क्यों? उन्हें एक बार विनती करूंगी। अगर ये शादी हुई तो मेरी बहन का जीवन बर्बाद होगा ही, वो लड़की भी सुखी नहीं रह पाएगी।
कल हम दोनों को एक बार ले चलोगे बाबू? कब? सुबह 11 बजे चलेंगे। लेकिन मुझे तो स्कूल जाना है, मेरी छुट्टी नहीं है। एक दिन के लिए मास्टर जी से छुट्टी ले लो, मैं तुम्हें 1 रुपया भी दूंगी, अपने लिए कुछ खरीद लेना। लड़का खुशी से राजी हो गया। दूसरे दिन 11 बजे वो लड़का दोनों बहनों को लेकर सुरेश के मामा के घर की ओर निकल गया। गंगा पार करके घोड़ा गाड़ी किराए पर लेकर हरीशचंद्र के घर उपस्थित हुआ। खिड़की वाले दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी हुई। रसमई ने कहा, यही घर है? हाँ। अच्छा, तुम गाड़ी में ही बैठे रहो, हम लोग अभी जाकर उनसे मिलकर आते हैं। कहकर दोनों ने ही गाड़ी से उतरकर घर में प्रवेश किया। घर की कुछ औरतें नहाने गई थीं, कुछ खाना खा रही थी और कुछ खाना खाकर अपने बाल सुखा रही थी। अचानक 2 सभ्य घर की अपरिचित महिलाओं को अंदर आते हुए देखकर घर की एक महिला ने पूछा, आप लोग कौन हो? विनोदिनी ने कहा, हम लोग हाली शहर से तुमसे मिलने आए हैं। महिला ने आदर से कहा, आओ बैठो। दोनों बरामदे में बैठ गई और कहा, घर की मालकिन कौन है? एक वृद्ध महिला की तरफ इशारा करके सभी ने कहा, ये ही मालकिन है। गृहिणी ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? विनोदिनी ने कहा, सुना है तुम्हारी लड़की की शादी है? हाँ, मेरी छोटी लड़की की शादी है। कब? 20 माघ का दिन ठीक हुआ है। लड़का कौन है? क्षेत्र मोहन, हुगली में नौकरी करते हैं। एक शादीशुदा इंसान से लड़की की शादी करवा रहे हो? गृहिणी की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, आप पहचानते हैं क्या उनको? विनोदिनी ने कहा, बहुत अच्छे से पहचानते हैं, हमारे गांव में ही तो उनकी शादी हुई है। गृहिणी ने कहा, हाँ, एक पत्नी तो है उनकी, लेकिन उन्होंने उसका परित्याग कर दिया है। रसमई अब तक चुप होकर बैठ के सब कुछ सुन रही थी। उसके अंदर गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था और ये बात सुनकर तो उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। दोनों आंखें लाल हो गई थी। विनोदिनी ने पूछा, क्यों परित्याग किया है, कुछ सुना है क्या? ना है, वो उल्टा बहुत कमीनी है। ये सुनते ही रसमई एक झटके से खड़ी हो गई। बरामदे के कोने में ही पड़ा हुआ था एक झाड़ू। उसने तुरंत ही झाड़ू उठाया और उस गृहिणी को लगी मारने और कहने लगी, क्यों? क्या और कोई जगह मिली नहीं मरने के लिए? शादी करने के लिए मेरा ही पति मिला था तुम लोगों को। अचानक घटी इस घटना के कारण घर के लोग सहम गए और थोड़ी देर में ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। जो छोटी लड़कियां थी वो डर के मारे या तो पलंग के नीचे घुस गई या किसी बक्से के पीछे छुप गई। घर की नौकरानी जो बैठकर बर्तन मांज रही थी वो बर्तन छोड़कर, अरे मार दिया, खून कर दिया, सिपाही, ओ मोहल्ले वालों, कहते हुए हांफते हांफते भागकर दरवाजे के बाहर चली गई। घर की बाकी औरतों ने आकर रसमई को पकड़ लिया। रसमई तब उस गृहिणी को छोड़कर बाकी लोगों पर लात घूंसों के साथ टूट पड़ी। किसी के कपड़े फाड़ दिए, किसी के बाल खींच लिए, किसी को नोच दिया और यहाँ तक कि एक को तो काट भी लिया। हांफते हांफते कहने लगी, डालूंगी, आज सबको मार डालूंगी। लड़की कहाँ है? लड़की उसको एक बार लेके आओ ना, उसकी दोनों आंखें फोड़ देती हूँ, नाक काट देती हूँ और सारे दांत तोड़ के जाती हूँ। विनोदिनी अब तक चुपचाप खड़ी देख रही थी। जैसे ही उसने देखा दरवाजे पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है, उसने रसमई से कहा, रुक जा बहन, रुक जा, छोड़ दे, बहुत हो गया, अब घर चल। नौकरानी घर में घुसते हुए बोली, सुनो सब, इनको जाने मत देना, थाने में खबर दे के आई हूँ, दरोगा बाबू आ ही रहे होंगे। पुलिस का नाम सुनकर रसमई ने कहा, दीदी चलो चलो यहाँ से। जाओगे कहाँ? दारोगा बाबू को आने दो, उसके बाद ही जाना। सुनकर 2-3 महिलाएं रसमई को पकड़ने लगी।
ये देखते ही रसमई बरामदे पर पड़े हुए एक बड़े से हंसिए को उठाया और अपने सिर के ऊपर गोल गोल घुमाकर जोर से कहने लगी, मेरे सर पर खून सवार है, मेरे सामने कोई मत आना, सबको मार के जाऊंगी, सबका खून करके फांसी पर चढ़ जाऊंगी। रसमई का ये रूप देखकर सभी औरतें डर के मारे कमरों में घुस गईं और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। रसमई अपनी दीदी को लेकर खिड़की वाले दरवाजे से बाहर निकलकर गाड़ी में चढ़कर बोली, चलो यहाँ से। कहना नहीं पड़ेगा कि हरीशचंद्र बाबू ने क्षेत्रमोहन को कन्यादान नहीं किया। उनकी पत्नी ने कहा, वो एक खूनी औरत है, अगर लड़की की शादी हुई तो वो उसका खून कर देगी। हम कोई और लड़का देखेंगे। दूसरे दिन जब क्षेत्रमोहन कचहरी जाकर हरीशचंद्र बाबू से सारी घटना सुने तो गुस्से से उनका हाथ पैर कांपने लगा। कचहरी से घर लौटकर हाथ पैर धोकर खाना खाकर जब आराम कर रहे थे, उसी समय अचानक आंधी की तरह रसमई घर में आई। कुछ देर तो बिना कुछ कहे क्षेत्रमोहन की तरफ देखती रही। वो ऐसी नजर से देख रही थी जिस नजर से किसी जमाने में ऋषि मुनि लोगों को भस्म कर दिया करते थे। क्षेत्रमोहन ने कहा, क्यों आई हो? एक श्राद्ध की तैयारी करने। उसके दोनों होंठ गुस्से से कांप रहे थे। क्षेत्रमोहन ने कहा, किसका श्राद्ध है? हरीशचंद्र की बेटी और उसकी माँ का। हाँ तो फिर 2 श्राद्ध कहो और इसके साथ साथ खुद का भी कर लेती तो अच्छा नहीं होता? वो अभी नहीं होगा, सुना है बुढ़ापे में शादी कर रहे हो। क्षेत्रमोहन थोड़ा उत्तेजित होकर बोले, कर रहा हूं और क्यों ना करूं, तुम्हारा डर है क्या? रसमई ने हाथ हिलाते हुए जोर से कहा, करो ना, करो, शादी करने का मजा लेकर तो देखो। क्या कर लोगी तुम मेरा? क्या कर लोगी? सादा कुछ नहीं, हंसिए से उसकी नाक काट दूंगी और एक 10 मन का पत्थर उसकी छाती पर रख दूंगी। वाह, और तुम्हारा कोई नाक कान काट दे तो? आओ ना, काटो काटो, तुम ही काट दो। कह के रसमई झुककर अपने चेहरे को क्षेत्रमोहन के नजदीक ले आई। ये देखकर क्षेत्रमोहन उससे मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगे। कुछ देर तक झुके रहने के बाद जब वो थक गई तो सीधे खड़े हो गई और बोली, तो फिर जाती हूँ और हंसिए को धार करके रखती हूँ। रिश्ता पक्का हो जाए तो खबर देना, ये शुभ काम चुपचाप मत कर लेना। क्षेत्रमोहन ने कहा, जब तक तुम मरोगी नहीं मैं शादी नहीं करूंगा। कब मरोगी? ये सुनकर रसमई जोर से हंसने लगी। रसमई इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है, अभी बहुत देर है। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएगी और जब तुम्हें शादी के लिए कोई अपनी लड़की नहीं देगा तब जाकर मैं मरूंगी। दाम्पत्य वार्तालाप यहाँ पर आकर रुका जब बाहर एक मोटर गाड़ी आकर रुकी। रसमई ने कहा, तब यही बात पक्की हो गई, अब मैं चलती हूँ। दीदी अपनी जेठानी के घर गई है तो मैंने सोचा तुमसे आकर मन की 2 बातें कर लूं। ये कह के रसमई निकल गई। इसके बाद 6 महीने बीत गए। रसमई ने जो सोचा था वो नहीं हुआ। उसकी तबीयत खराब होती चली गई और वो मृत्युशैया पर पहुंच गई। खबर मिलते ही क्षेत्रमोहन हाली शहर पहुंच गए। इलाज में कोई कमी नहीं रखी गई, फिर भी रसमई बच न सकी। गंगा के किनारे क्षेत्रमोहन ने रसमई को मुखाग्नि दी। अजब माया है इस संसार की, जिसने इतनी तकलीफ दी उसके लिए भी क्षेत्रमोहन उस दिन जी भर के रोए। और 6 महीने बीत गए। क्षेत्रमोहन के दोस्त रिश्तेदार शादी के लिए लड़की की खोज करने लगे और आखिरकार हुगली के पास एक गांव में सुयोग्य कन्या की खबर मिली। क्षेत्रमोहन खुद जाकर देखा है।
लड़की सुंदर थी। एक खास बात और कि लड़की के पिता एक जमींदार के नायब थे। इस हिसाब से वहां के जमीन जायदाद से जुड़े हुए काम अब क्षेत्रमोहन को ही मिलेंगे। लड़की के पिता श्री रजनीकांत अंग्रेजी भाषा के जानकार हैं। शादी तय हो गई। लड़के के चाचा गांव से आ गए। अगले दिन सगाई होगी। अपने दफ्तर में बैठकर 2-4 मुवक्किल से बात कर रहे थे। चाचा जी एक कोने में बैठकर समाचार पढ़ रहे थे। इसी समय डाकिया आया और क्षेत्रमोहन के हाथ में एक चिट्ठी दे गया। लिफाफे के ऊपर की लिखावट पर नजर पड़ते ही क्षेत्रमोहन का सिर घूम गया। बार बार आंखों को रगड़कर लिफाफे के ऊपर के शीर्षक को पढ़ने लगे। पास लाके दूर से हर तरफ से देखने लगे। आखिर में कांपते हुए हाथों से चिट्ठी को खोले और पढ़ के उनका चेहरा लाल हो गया। मुवक्किल से बोले, अच्छा तुम लोग अभी जाओ, 11 बजे तक मैं कचहरी पहुंचूंगा, बाकी बातें वहीं पर होंगी, तुम लोग अब जाओ। मुवक्किल के चले जाने के बाद चाचा जी ने कहा, चिट्ठी आई है क्या मोहन? हाँ। किसने भेजी है? वही तो सोच रहा हूँ। क्षेत्रमोहन के डरे हुए चेहरे और आवाज को सुनकर चाचा जी उठकर आ गए। क्षेत्रमोहन चिट्ठी को दूसरी बार पढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था और आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। चाचा जी ने पूछा, किसने भेजी है? क्या लिखा है? कोई बुरी खबर तो नहीं है? क्षेत्रमोहन ने चुपचाप वो चिट्ठी चाचा जी के हाथ में दे दी। उन्होंने चश्मा हाथ में लिया और खिड़की के पास जाकर चिट्ठी को पढ़ने लगे। साधारण कागज में बैंगनी रंग की स्याही से लिखी हुई चिट्ठी। ऊपर जगह का नाम नहीं, दिन नहीं, सिर्फ नीचे लिखा है ये, श्री श्री दुर्गा सहाय प्रणाम पूर्वक निवेदन कर रही हूँ। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें लग रहा है रसमई तो मर गई है। बला टली, अब शादी कर सकते हैं। मैं मर गई हूँ देखकर तुम्हें मुक्ति मिल गई है, ये मत सोचना। घर के सामने जो बरगद का पेड़ है, मैं आजकल वहीं रहती हूँ। तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, वहाँ बैठकर मैं सब कुछ देखती हूँ। रात में पेड़ से उतरकर बीच बीच में तुम्हारे कमरे में जाती हूँ। तुम्हारे पलंग के आसपास घूमती हूँ। बीच बीच में मन करता है तुम्हारा गला दबा के तुम्हें अपने साथ ले चलूं। वहाँ मुझे बहुत अकेलापन लगता है। मैं अब देखने में भी पहले जैसी नहीं हूँ। मेरे बदन पर मांस, चमड़ा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हड्डी है, और वो भी सफेद नहीं है। गंगा किनारे जो तुम मुझे जलाकर आए थे, इसके कारण सब काले काले हो गए हैं। जो भी हो, अपने मुंह से अपनी तारीफ शोभा नहीं देती। शादी मत करना, नहीं तो तुम्हारा दुख कभी कम नहीं होने दूंगी। चिट्ठी पढ़ने के बाद घबराकर कांपती आवाज में बोले, ये हाथ की लिखावट पहचान पा रहे हो? बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। ये उसके हाथ की ही लिखावट है। किसी ने मजाक तो नहीं किया? भगवान जाने। चाचा जी ने चेयर खींचकर बैठते हुए छत की तरफ देखकर कहा, जय राम सीताराम, जय राम। चाचा जी को इस हालत में देखकर क्षेत्रमोहन और भयभीत हो गए। बोले, अच्छा चाचा जी, भूत प्रेत कभी चिट्ठी लिखते हैं क्या? दोनों ही शांत हो गए। आखिर में चाचा जी ने कहा, देख, किसी ने बदमाशी तो नहीं की। बहुत से भूतों के कांड सुने हैं मैंने, मगर ऐसा तो कभी नहीं सुना। अच्छा, बहू के हाथ की लिखी कोई पुरानी चिट्ठी पड़ी है क्या, जिससे पता चले कि ये चिट्ठी उसी ने लिखी है? हाँ बिल्कुल है। ये कहकर कमरे से 4-5 चिट्ठी ले आए। चाचा जी अपने चश्मे की कांच को धोती से साफ करते हुए दोनों ही चिट्ठी को बहुत ही सावधानी से
मिलाकर जांच करने लगे। आखिर में गहरी सांस छोड़ते हुए दोनों चिट्ठी टेबल के ऊपर रखकर बोले, दोनों हाथ की लिखावट तो एक ही है मोहन। चाचा जी लिफाफे को उलट पलट कर देखने लगे। उस लिफाफे पर 2 पैसे का स्टाम्प लगा हुआ था। क्षेत्रमोहन हिंदी के वकील होते हुए भी अंग्रेजी अच्छे से पढ़ लेते थे। स्टाम्प को देखकर बोले, ये तो हुगली से भेजा गया है और ये कल ही भेजा गया है। कचहरी के लिए देर हो रही है देखकर क्षेत्रमोहन नहाकर खाना खाने बैठे, लेकिन कुछ भी खा नहीं पाए। जहां पर वो बैठकर खाना खाते थे वहां से बरगद पेड़ का ऊपर का हिस्सा दिखता था। बीच बीच में खाने की कोशिश करते और बरगद के पेड़ की तरफ देखते। बीच में एक डाल अचानक जोर से हिलने लगा और जैसे किसी की हंसने की आवाज आने लगी। क्षेत्रमोहन और खाना नहीं खा पाए। हाथ पैर धोकर बाहर निकले और कुछ देर बरगद पेड़ की तरफ देखते रहे। कुछ देर देखने के बाद कचहरी के लिए निकल गए। उसी दिन शाम को क्षेत्रमोहन के कमरे में चाचा भतीजा बैठकर बातें कर रहे थे। चाचा जी ने कमरे के बाहर और अंदर की दीवारों पर राम नाम लिख दिया था। आज दोनों एक साथ ही सोने वाले थे। तकिए के नीचे छोटी रामायण की किताब रख दी और सारी रात कमरे की लाइट जलती रहेगी, ये सब बंदोबस्त लगभग पूरी कर ली गई। क्षेत्रमोहन बोले, चाचा जी तो फिर अब क्या किया जाए? शादी के लिए मना कर दूं क्या? चाचा जी ने कहा, ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अगर किसी तरह का उपद्रव हुआ तो? डरने की कोई जरूरत नहीं है। और उसने वो जो कहा है कि वो मेरा गला दबा देगी? नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाएगी। आखिर तुम उसके पति हो। और जो बोली शादी मत करना नहीं तो तुम्हारी दुर्गति होगी। वो दुर्गति का मतलब हो सकता है शायद इस उम्र में शादी करने से जो सांसारिक कष्ट होते हैं वही सोच के कहा होगा। क्षेत्रमोहन चुप रहे। एक तरफ मन में डर भी था, वहीं शादी करने का लोभ भी नहीं संभाल पा रहे थे। दूसरे दिन सगाई हो गई, लेकिन चिट्ठी वाली बात छुपी ना रह सकी। पहले ही कहा था लड़की के पिता अंग्रेजी जानते थे। चिट्ठी वाली बात सुनते ही हंसते हुए बोले, भूत? इस 20वीं शताब्दी में भूत की बात कर रहे हो? अरे मोहन बाबू। शादी का दिन तय हो गया। फाल्गुन का 5वां दिन और सिर्फ 5 दिन ही बाकी थे। दोनों ही पक्षों में शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। अपने बैठक खाने में क्षेत्रमोहन दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। इतने में बाहर से आवाज आई, बाबू, चिट्ठी है आपके लिए। डाकिया चिट्ठी हाथ में थमा गया। चिट्ठी हाथ में आते ही क्षेत्रमोहन की आंखें स्थिर हो गईं। भाइयों, फिर से वही चिट्ठी। चिट्ठी पढ़ के सबके सामने रख दी। एक दोस्त चिट्ठी को उठा के पढ़ने लगा। अब की बार चिट्ठी में ये लिखा था, श्री श्री दुर्गा साहब, प्रणाम पूर्वक निवेदन है। तुम्हारा इतना साहस? हाँ, सगाई भी हो गई। तुमने क्या सोचा? तुम्हें जो चिट्ठी लिखी गई है वह सिर्फ एक आवाज थी। रसमई को इतने हल्के में मत लो। मेरे मना करने के बावजूद तुम शादी कर रहे हो। अभी भी सावधान हो जाओ। इस दुर्गति का परित्याग करो, नहीं तो आधी रात में जब तुम सो रहे होगे, बरगद से उतरकर तुम्हारे सीने में एक तस्मन का पत्थर रख दूंगी। फिर कभी भी नींद से नहीं जागोगे। एक एक कर सभी ने चिट्ठी को पढ़ा और पढ़कर शांत बैठे रहे। एक वकील दोस्त ने कहा, अच्छा मोहन बाबू, चिट्ठी को एक बार फिर से पढ़कर देखिए तो। मतलब लिखावट आपकी पत्नी की है ना, या कहीं पर किसी तरह की शंका है? अच्छे से देखिए तो। नहीं, कोई शंका नहीं है। सिर्फ हाथ की लिखावट की बात होती तो फिर भी मैं संदेह करता। उसके लिखने में पहले जैसे मात्राओं की गलती होती थी, इसमें भी वैसी ही गलतियां हैं। और उसने जो कुछ भी लिखा है वैसी ही बातें वो जीवित रहते करती थी। सभी कुछ देर चुपचाप बैठे रहे।
उसके बाद सुरेंद्रनाथ ने गला साफ करते हुए कहा, उनकी मृत्यु के समय क्या आप वहां पर थे? जी बिल्कुल था। शव यात्रा के साथ आप भी गए थे? हाँ, गया था। चिता पर शव आपके पत्नी का ही था ना? आपने देखा था? बिल्कुल देखा था, मैंने ही तो मुखाग्नि दी थी। सुनो, तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, कोई भी गलती नहीं हुई है। सभी फिर से चुप हो गए। फिर एक दोस्त ने कहा, There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. हे होरेशियो, स्वर्ग और पृथ्वी में आपके दर्शन विज्ञान में देखे गए सपनों से कई अधिक चीजें हैं। शाम हो गई थी। उस दिन की सभा समाप्त हुई। बरगद पेड़ के नीचे से जाते हुए सुरेंद्रनाथ भी थोड़ा सहम गए। चाचा जी कहीं घूमने गए थे। शाम को लौटकर दूसरी चिट्ठी की बात सुनकर बोले, देखो मोहन, ये मामला कुछ भूतिया ही लग रहा है। शादी को फिलहाल के लिए टाल देना ही ठीक है। 1 साल के बाद गया जाकर पिंडदान कर दें तो उसका उद्धार हो जाएगा। साल बीतने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तब निर्विघ्न होकर शुभ कार्य को संपन्न किया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। लड़की के पिता को कहकर शादी स्थगित कर दी गई। सभी निमंत्रण पत्र वापस बुला लिए गए। गया जाकर श्राद्ध करने के बाद मोहन बाबू विवाह करेंगे, यही बात सबको बताई गई। इधर कचहरी में एक मुकदमा चल रहा था, जिसके खत्म होने के पहले मोहन बाबू गया नहीं जा सकते। फरियादी पक्ष के गवाहों को सब कुछ सिखाना पड़ रहा था। मुकदमे के एक दिन पहले कचहरी से लौटते समय रसमई की तीसरी चिट्ठी मोहन बाबू के हाथ में आई। बाकी सब बातों के अलावा लिखा है, सुना है गया जाके मेरा पिंड देने वाले हो। सोच रहे हो पिंड देकर मेरा उद्धार हो जाएगा और तुम आराम से शादी कर पाओगे? हाँ, अगर गया गए तो चोर के भेष में आऊंगी और रेलगाड़ी में तुम्हारे सीने में छुरा घोंप दूंगी। चिट्ठी को पढ़कर मोहन बाबू का और घर जाना नहीं हुआ। वो सीधा सुरेंद्रनाथ के पास गए। सुरेंद्रनाथ ने चिट्ठी पढ़कर कहा, ओहो, ये तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लगता है आपको शादी का इरादा बदलना ही पड़ेगा। मोहन बाबू बोले, अच्छा सुरेंद्र बाबू, ये आत्मा क्या इंसान के सीने में छुरा घोंप सकती है? सुरेंद्रनाथ ने कहा, अजी सोचिए, जो हाथ कलम पकड़कर चिट्ठी लिख सकते हैं वो हाथ छुरा क्यों नहीं पकड़ सकते? क्षेत्र मोहन बाबू कुछ देर सोचकर बोले, ये सारी चिट्ठियां नकली हैं कि नहीं, इसका एक बार पता लगाना ही पड़ेगा। मेरे मुकदमे के लिए गवाही के तौर पर कोलकाता से हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आने वाले हैं। क्यों ना उनको ही ये चिट्ठी दिखाकर पता लगाया जाए? मोहन बाबू की ये बात सुनकर सुरेंद्रनाथ मन ही मन थोड़ा नाराज हुए और बोले, यदि आपको जांच करनी है तो आप कीजिए। दूसरे दिन अदालत में मुकदमा दायर हुआ। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने गवाही दी। काम खत्म होने के बाद शाम को मोहन बाबू डाक बंगले जाकर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट साहब को वो तीनों चिट्ठी दे और मिलान के लिए रसमई की एक पुरानी चिट्ठी भी दे आए। साहब ने कहा वो दूसरे दिन इसका रिजल्ट बताएंगे। दूसरे दिन मोहन बाबू सुरेंद्रनाथ को लेकर सुबह डाक बंगले पहुंच गए। साहब ने कहा सारी चिट्ठियां एक ही हाथ की लिखी हुई हैं। ये सुनकर मोहन बाबू का मुंह लटक गया। सुरेंद्रनाथ ने कहा, साहब दया करके क्या आप एक सर्टिफिकेट लिखकर दे पाएंगे? साहब समझ गए कि जरूर इस चिट्ठी को लेकर एक मुकदमा दायर किया जाएगा और फिर से गवाही के लिए उन्हें आना पड़ेगा और फीस मिलेगी। इसलिए बिना किसी हिचक के उन्होंने सर्टिफिकेट लिख दी। मोहन बाबू को इससे कोई शांति नहीं मिली। अगर चिट्ठी नकली साबित होती तो वो शादी करके सुखी हो जाते। डर के मारे गया जाकर पिंडदान भी नहीं कर पाए। लगता है उनके भाग्य में विवाह का योग ही नहीं है। चैत्र का महीना आया। होली के अवसर पर कचहरी बंद थी।
मोहन बाबू घर में बैठकर अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे थे। इतने में किसी ने आकर खबर दी कि उनके ससुराल हाली शहर के घर पर कांड हो गया है। होली की खुशी में पटाखे जलाते उसके छोटे साले सुबोध के हाथ में बम फट गया है और उसे हुगली के अस्पताल में भर्ती किया गया है। सुनकर मोहन बाबू रह नहीं पाए, गाड़ी भाड़ा करके अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। वहां जाकर देखे कि लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब है। पलंग के पास बैठकर उसकी माँ विनोदनी रो रही थी। मोहन बाबू को देखकर वो और जोर से रोने लगी। पूरा दिन इलाज हुआ और शाम को डॉक्टर साहब ने कहा अब खतरा टल गया है। शाम हो गई थी। मोहन बाबू ने विनोदनी से कहा, दीदी शाम हो गई है, अब घर चलो। विनोदनी ने कहा, मैं सुबोध को छोड़कर नहीं जा सकती। आपने पूरा दिन कुछ खाया नहीं है। मुझे भूख नहीं है। हालात को देखकर डॉक्टर साहब ने कहा, आपको तो घर जाना ही पड़ेगा। रात में तो यहाँ आप रह नहीं सकते। कल सुबह फिर आइएगा। उसकी हालत ठीक है, अब कोई डर नहीं। यहाँ उसकी पूरी देखभाल होगी। आप घर जाइए। बहुत समझाने के बाद विनोदनी राजी हुई। उन्होंने मोहन बाबू से कहा, तब तुम मुझे हाली शहरी ले चलो। रात में वहीं रुक जाना और सुबह मुझे यहाँ ले आना। मोहन बाबू ने वही किया। रात को हाली शहर रुक गए और सुबह तैयार होकर एक कप चाय हाथ में लेकर बैठे ही थे। इतने में घर के बाहर हंगामा शुरू हो गया। चाय रखकर जल्दी से बाहर जाकर देखे तो पुलिस ने पूरे घर को घेर लिया है। सामने घोड़े पर सवार खुद पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब खड़े थे। पुलिस के साथ मोहन बाबू का परिचय था। उन्होंने ऑफिसर को सलाम किया। ऑफिसर ने कहा, मोहन बाबू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुजूर, ये मेरा ससुराल है। ये तुम्हारा ससुराल है? बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे घर में तलाशी लूंगा। क्यों हुजूर? खबर मिली है यहाँ पर बम बनाया जाता है। हमारे पास सर्च वारंट है। ये कहकर सर्च वारंट मोहन बाबू के हाथ में दे दी। मोहन बाबू ने सर्च वारंट को उलट पलट कर देखा और पुलिस ऑफिसर को लौटा दिया और कहा, आप जो चाहे देख सकते हैं। पुलिस घर के अंदर घुसी। घर में महिलाओं में सिर्फ विनोदनी ही थी। उसने पुलिस के डर से कहीं भी छुपने की जरूरत महसूस नहीं की। आंगन में तुलसी चौरे के पास बैठकर हरि नाम माला जपने लगी। तलाशी शुरू हुई। बंदूक, बारूद, बम, डायनामाइट, वर्तमान रणनीति, युगांतर गीता, देश की बातें, रिव्यू ऑफ रिव्यूज, प्रवृत्ति, कुछ भी नहीं मिला। मिला क्या? हिंदू सत्कर माला, गुप्ता प्रेस पंजिका, काशी दासी महाभारत और एक फटा हुआ उपन्यास। छोटी या बड़ी किसी राष्ट्रनायक की तस्वीर भी नहीं निकली। निकली एक गणेश जी की पुरानी मूर्ति और एक चिट्ठी से भरी छोटी संदूक। विनोदनी के बक्से में मिली कुछ चिट्ठियों का बंडल और सफेद लिफाफे। सभी चीजें आंगन में लाकर रखी गईं। एक दरोगा सारी चीजों की लिस्ट बनाने लगा। क्षेत्रमोहन भी वहीं पर बैठा हुआ था। उसने देखा जितने भी सफेद लिफाफे थे, सभी लिफाफों में उसी का नाम और पता लिखा हुआ था और लिखावट थी रसमई की। पुलिस ऑफिसर की आज्ञा लेकर मोहन बाबू चिट्ठियां और लिफाफों की जांच करने लगे। सभी चिट्ठियां बैंगनी रंग की स्याही से लिखी गई थी और लिखावट थी रसमई की। कुछ चिट्ठियों को निकालकर मोहन बाबू पढ़े भी। अलग अलग तरह के सिचुएशन को सोचकर चिट्ठियां लिखी गई थी। किसी किसी में बरगद के पेड़ पर रहने की बात भी लिखी हुई थी। एक चिट्ठी में यह भी लिखा हुआ था कि गया में पिंडदान करके आ गए हो तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रसमई अब भी तुम्हारा गला दबा सकती है। एक में लिखा था, सुना है शादी का दिन तय हो गया है, अब भी सावधान हो जाओ। एक में लिखा था, कल तुम्हारी शादी है तो तुम मानोगे नहीं, सुहाग रात के कमरे में आग लगाकर दोनों को जला के मार डालूंगी। ऐसा ही कुछ कुछ। पूरा मामला क्षेत्रमोहन को दिन के उजाले की तरह समझ में आ गया। विनोदिनी
तुलसी चौरे के पास बैठकर सब कुछ देख रही थी। क्षेत्रमोहन ने कहा, दीदी ये सब क्या है? विनोदिनी चुपचाप माला जपने लगी। आप सुन रहे थे प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की रचना रसमई का मजाक। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।